नमस्कार। दिन भर की अहम खबरों का बुलेटिन लेकर हाजिर हूं मैं अमलेंदु उपाध्याय। आप देख रहे हैं हस्तक्षेप। आज बिहार की राजनीति में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर मचा घमासान सुर्खियों में रहा। एक और विपक्ष ने इस प्रक्रिया को लोकतंत्र पर हमला बताया, वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर से भी विरोध के स्वर उभरे। इसके अलावा राहुल गांधी ने सिख समुदाय को लेकर अपने कथित बयान पर कोर्ट में जवाब दाखिल किया, तो एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने की पेशकश कर बिहार के राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दिया। सोशल मीडिया पर फर्जी निवेश से जुड़ा एक डीप फेक वीडियो वायरल भी हुआ, जिसकी हकीकत सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ईरान के परमाणु केंद्रों पर हुए हमलों पर रूस की तीखी प्रतिक्रिया आई है। और अंत में डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ने दुनिया में बढ़ती अकेलेपन की महामारी को लेकर चिंता जताई है। तो आइए इन सभी खबरों पर एक एक कर डालते हैं नजर। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक बवाल तेज हो गया है। इस प्रक्रिया पर विपक्षी दलों के साथ साथ नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू ने भी सवाल उठाए हैं। नेताओं ने चुनाव आयोग पर मतदाताओं को वंचित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक तीखा ट्वीट करते हुए देखा कि संघियों ने देश के लोकतंत्र को इस पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां नागरिकों को अपना वोट बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। चुनाव आयोग मतदाताओं को हतोत्साहित कर मानसिक, आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न कर रहा है। वोट का सत्यापन करने की बजाय नागरिकता साबित करने को कह रहा है। आधार कार्ड तक को मान्यता नहीं दे रहा। इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने चुनाव आयोग के रुख पर सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग का है। हमारी अपेक्षा केवल इतनी है कि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। अगर कोई भारत के संविधान के तहत मतदान का अधिकारी है तो उसे अधिकार मिलना चाहिए। आवश्यक शर्तों का अवलोकन होना चाहिए, लेकिन कोई भी नागरिक छूटे न। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि आप केवल 25 दिनों में 8 करोड़ मतदाताओं की सूची तैयार करना चाहते हैं। 2003 में यही प्रक्रिया 1 साल में पूरी हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर नाम काटना ही मकसद है तो काम आसान है, मुश्किल तब होगा जब नीयत साफ होगी। खेड़ा ने कहा कि किस वर्ग के नाम काटने हैं ये भी आप जानते हैं। हम सड़क से संसद तक विरोध करेंगे। इस देश में किसी एक संस्था की दादागिरी नहीं चलने देंगे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोहिता ने चुनाव आयोग को सरकार का स्पाइनलेस पपेट बताते हुए कहा कि आपको लोकतंत्र की रक्षा करनी थी, उसके ताबूत का बोझ उठाना नहीं था। करोड़ों गरीबों और हाशिए के लोगों को मताधिकार से वंचित करना आपके अंत की शुरुआत होगी। इंतजार कीजिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटना यात्रा का हवाला देते हुए कहा कि 25 दिन में 8 करोड़ वोटर लिस्ट तैयार करना संभव है। लोगों से माता पिता की जनतिथि मांगी जा रही है, वो कहां से लाएंगे? ये प्रक्रिया लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित कर सकती है। चुनाव आयोग एक तरफा फैसले ले रहा है, विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने ट्वीट किया कि बिहार की जनता सरकार बदलने को तैयार है, लेकिन सरकार वोटर ही बदलने में लगी है। यह कोई प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता को दफ्तरों के चक्कर कटवाने और लाइन में खड़ा करने की साजिश है। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक भूचाल आ गया है। जहां विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है, वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन की सहयोगी जदयू भी इस पर चिंता जता रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में भाकपा माले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की मंशा और प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि यह केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार पर हमला है और नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने की एक संगठित साजिश है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपनी चिंता जाहिर की, लेकिन आयोग ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया अचानक शुरू की गई, बिना किसी सार्वजनिक चर्चा या विपक्षी दलों के परामर्श के। आयोग ने सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव में आए कुछ आरोपों का हवाला देकर इस प्रक्रिया को जायज ठहराने की कोशिश की है, जो ना तो पर्याप्त है और न ही पारदर्शी। एसआईआर के तहत आयोग ने लगभग 5 करोड़ नए मतदाताओं को दस्तावेजों के जरिए अपनी नागरिकता साबित करने का निर्देश दिया है, जबकि 2003 की सूची में दर्ज मतदाताओं को यह नहीं करना होगा। भट्टाचार्य ने इसे सांख्यिकीय भ्रम बताया और कहा कि 2003 की सूची में नाम दर्ज लोगों में से लाखों लोग अब जीवित नहीं हैं या पलायन कर चुके हैं। ऐसे में 5 करोड़ बनाम 5 करोड़ का आंकड़ा भ्रामक और गुमराह करने वाला है। चुनाव आयोग द्वारा मांगे जा रहे दस्तावेजों जैसे मैट्रिक प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र पर सवाल उठाते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा 2023 में कराए गए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य की केवल 15% आबादी के पास ही मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। ऐसे में करोड़ों लोग अनजाने में ही मताधिकार से बाहर कर दिए जाएंगे। भाकपा माले ने आशंका जताई कि इस प्रक्रिया से कम 1 करोड़ लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने इसे नया एनआरसी और डिजिटल
डिमोनेटाइजेशन की तरह बताया, जो आम लोगों को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट रूप से लोकतंत्र के विरुद्ध है। दस्तावेज न होने पर लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, भले ही वे वर्षों से इस देश के नागरिक रहे हों। भट्टाचार्य ने कहा है कि चुनाव आयोग का यह सिद्धांत संविधान में प्रदत्त सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को कमजोर करता है। विपक्ष अब इस मुद्दे को अदालत में ले जाने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती देने का भी विकल्प देख रहे हैं। साथ ही जनता को जागरूक करने और आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हाल ही में प्रवासी मजदूरों के घरों को अचानक तोड़ देना और बिहार में मतदाता पहचान से वंचित करना आपस में जुड़ी साजिशें हैं। उन्होंने कहा कि यह एक समन्वित प्रयास है गरीबों, प्रवासियों और वंचित तबकों को लोकतंत्र की प्रक्रिया से बाहर करने का। भाकपा माले नेता ने यह सवाल उठाया कि बिहार में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के घटक दल इस गंभीर मुद्दे पर चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि क्या उन्हें वोटर नहीं चाहिए या फिर उन्हें सिर्फ अपने ही वोटर चाहिए। भाकपा माले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट संदेश दिया गया है कि एसआईआर केवल एक प्रशासनिक कवायद नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद पर सीधा प्रहार है। दीपांकर भट्टाचार्य ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए जनता से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल करते हुए अपने ऊपर सिख समुदाय को लेकर कथित भड़काऊ टिप्पणी के आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। राहुल गांधी की तरफ से यह जवाब एक पुनरीक्षण याचिका के विरोध में दाखिल किया गया है, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। यह मामला राहुल गांधी द्वारा सितंबर 2023 में अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए एक बयान से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में भारत में सिखों के बीच असुरक्षा का माहौल बताया था, जिसे याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा ने उकसाने वाला और राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित करा दिया है। द लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने अपने बचाव में कहा कि मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ और सभी धर्मों व समुदायों, विशेष रूप से सिख समुदाय के प्रति मेरा गहरा सम्मान है। मेरा बयान उनके हित में था और उनके योगदान को रेखांकित करने के उद्देश्य से दिया गया था। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि अमेरिका में दिए गए बयान का उद्देश्य किसी समुदाय को बाधित करना नहीं, बल्कि दुनिया भर में सिखों पर हो रहे अत्याचारों की ओर ध्यान दिलाना था। राहुल गांधी ने अपने उत्तर में तर्क दिया है कि चूंकि यह बयान भारत के बाहर दिया गया, इसलिए भारतीय विधि संहिता बीएनएसएस की धारा 208 के अनुसार भारत में मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस मामले में ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई है। नेता प्रतिपक्ष ने अपने उत्तर में यह भी कहा कि उनके बयान को देश के 140 करोड़ लोगों ने देखा और सुना, लेकिन केवल याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि स्पष्ट करता है कि उक्त बयान में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। राहुल गांधी ने याचिका का राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया और कहा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मंशा नहीं थी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो सांप्रदायिक वैमनस्य को भड़का सके। जैसा कि आप जानते हैं कि नागेश्वर मिश्रा की मूल याचिका को 28 नवंबर 2024 को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की, जिस पर राहुल गांधी ने औपचारिक जवाब दाखिल किया है। कोर्ट द्वारा पहले ही इस पर राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया था। राहुल गांधी ने अपने बचाव में स्पष्ट किया कि उनका बयान सिख समुदाय के समर्थन में था और किसी भी प्रकार से देशद्रोह या सांप्रदाय फैलाने की मंशा नहीं थी। अब देखना यह होगा कि कोर्ट इस पुनरीक्षण याचिका पर क्या निर्णय लेता है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने की औपचारिक पेशकश करते हुए राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक पत्र लिखा है। एआईएमआईएम विधायक अख्तर ईमान ने इस पत्र में कहा है कि राज्य में धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। एआईएमआईएम प्रवक्ता आदिल हसन ने जानकारी दी कि अख्तर ईमान ने यह पत्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और महागठबंधन के अन्य घटक दलों को भी भेजा है। उन्होंने कहा कि बिहार की मौजूदा स्थिति में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट होना चाहिए। हमारा मकसद भाजपा और उसकी विभाजनकारी नीति को हराना है। एआईएमआईएम की इस पहल पर भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने संयमित प्रतिक्रिया दी है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि कोई भी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है तो यह उसका अधिकार है, लेकिन हमारा आग्रह है कि जो भी पार्टी बिहार में मैदान में उतरना चाहती है वह यहाँ के गंभीर संकटों पर भी स्पष्ट रुख ले। दीपांकर ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लंबित को सबसे अहम मुद्दा बताया और कहा कि यह केवल चुनावी तालमेल का सवाल नहीं है, बल्कि बिहार में करोड़ों मतदाताओं की पहचान पर संकट मंडरा रहा है। इस पर सभी दलों को स्पष्ट और एकजुट अपनाना चाहिए। भट्टाचार्य ने इंडिया गठबंधन को लेकर भी कहा और बताया कि बिहार में गठबंधन की गतिविधियां सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि अभी राष्ट्रीय स्तर पर भले ही बैठकें कम हो रही हैं, लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन लगातार बैठकें कर रहा है। यहाँ समन्वय समिति का गठन किया गया है और मुद्दों पर चर्चा जारी है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि गठबंधन में किसी नई पार्टी को शामिल करने का निर्णय सामूहिक स्तर पर लिया जाएगा। एआईएमआईएम की यह पहल ऐसे समय आई है जब विपक्षी पार्टियां भाजपा को हराने के लिए एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि भाकपा माले जैसी पार्टियों का यह रुख दिखाता है कि केवल चुनावी साझेदारी नहीं बल्कि विचारात्मक प्रतिबद्धता और जनहित के मुद्दों पर स्पष्टता भी अहम होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव और अन्य गठबंधन दल एआईएमआईएम की इस चिट्ठी पर क्या रुख अपनाते हैं।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी निवेश योजना का प्रचार किया है जो 21,000 के निवेश पर 1.25 लाख रुपए प्रतिदिन का मुनाफा देने का वादा करती है। लेकिन क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं, ये दावा पूरी तरह फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे की जांच कर सच्चाई उजागर की है। पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक वीडियो में डिजिटल रूप से छेड़छाड़ मैनिपुलेटेड किया गया है। सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना लॉन्च नहीं की गई है। प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार का इस तरह के किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म से कोई संबंध नहीं है। गलत जानकारी से सतर्क रहें। यह एक डीप फेक वीडियो है जिसका उद्देश्य लोगों को भ्रमित करना है। इस तरह के फर्जी प्रचार से सावधान रहें और किसी भी स्कीम में निवेश करने से पहले सत्यापन जरूर करें। क्या करें? किसी भी वित्तीय योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच करें। पीआईबी फैक्ट जैसे विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करें। ऐसे फर्जी वीडियो को मैसेज शेयर करने से बचें और दूसरों को भी आगाह करें। सावधान रहें, सतर्क रहें और सच को फैलाएं। यदि आपको कोई ऐसा संदेश या वीडियो मिले तो उसे पीआईबी फैक्ट चेक को रिपोर्ट करें। रासायनिक हथियार प्रतिबंध संगठन ओपीसीडब्ल्यू में रूस के स्थायी प्रतिनिधि व्लादिमीर तराब्रिन ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु केंद्रों पर हुए अमेरिकी इजराइल सैन्य हमलों की कड़ा निंदा करते हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसमें संयुक्त राष्ट्र समझौते भी शामिल है, का घोर उल्लंघन बताया है। ओपीसीडब्ल्यू की कार्यकारी परिषद के 67वें सत्र को संबोधित करते हुए ताराबिन, जो नीदरलैंड में रूस के राजदूत भी हैं, ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। ये केंद्र अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी आईएईए की सुरक्षा में है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कार्रवाइयां स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे का स्पष्ट उल्लंघन करती हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के अनुसार तेहरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली कूटनीतिक बातचीत से कुछ दिन पहले 13 जून को इसराइल ने हमला बोल दिया। ईरान के परमाणु संयंत्र भी निशाना बने। 22 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसराइल का साथ देते हुए फोर्दो, इस्फहान और नातांज सहित 3 परमाणु केंद्रों पर हवाई हमले किए। प्रतिक्रिया स्वरूप ईरान के सशस्त्र बलों ने इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में महत्वपूर्ण ठिकानों पर जवाबी हमले किए, जिससे भारी नुकसान हुआ। 24 जून को युद्ध विराम लागू हुआ। विश्व भर में हर 6 में से एक व्यक्ति एकाकीपन यानी तन्हाई का शिकार है, जिससे उनके स्वास्थ्य व कल्याण पर गहरा असर हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि अकेलेपन और सामाजिक रूप से अलग थलग हो जाने की स्थिति में व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गहरा असर हो सकता है और हृदय रोग, मधुमेह, संज्ञानात्मक हानि की चपेट में आने और समय से पहले जान जाने का जोखिम भी बढ़ जाता है। एक अनुमान के अनुसार प्रति घंटे होने वाली कुल जान जाने वालों में से 100 की वजह किसी न किसी रूप में अकेलेपन से जुड़ी हुई है। यानी हर साल 8.71 लाख से अधिक जान जाने की घटनाएं अकेलेपन यानी तन्हाई से संबंधित कारणों से होती हैं। अकेले रहने वाले लोगों के लिए मानसिक अवसाद के शिकार होने की संभावना भी दोगुनों से अधिक होती है। वे बेचैनी और खुद जान लेने वाले विचारों से पीड़ित हो सकते हैं। इसके विपरीत जीवन में मजबूत सामाजिक संबंधों को बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु से जोड़कर देखा गया है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी का कहना है कि सामाजिक जुड़ाव से तात्पर्य उन तौर तरीकों से है जिनके जरिए लोग एक दूसरे से संपर्क, बातचीत व रिश्ता स्थापित करते हैं। एकाकीपन व्यथित कर देने वाला एक एहसास है जो कि इच्छित और वास्तविक सामाजिक संबंधों में पनपी हुई खाई के कारण उभरता है। सामाजिक रूप से अलग थलग होना यानी सामाजिक रिश्तों का सिरे से अभाव हो जाना। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रस एडहेनम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस दौर में एक दूसरे से जुड़ने की असीमित संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे से अलग थलग हैं और अकेले हैं। वैसे तो एकाकीपन से सभी आयु वर्ग के लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन युवाओं के साथ साथ निम्न और मध्य आय वाले देशों के लोगों पर इसकी चपेट में आने की आशंका अधिक होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटल रूप से जुड़ी दुनिया में भी लोग अकेलापन महसूस करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को नया आकार दे रही है, हमें सुनिश्चित करना होगा कि इससे मानव जुड़ाव में मजबूती आए, ना कि कोई कमी। सोमवार को प्रकाशित फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन चार्टिंग द पाथ टू हेल्थियर सोसाइटीज नामक इस रिपोर्ट में दिन का लंबा समय फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर बिताने, ऑनलाइन माध्यमों पर नुकसान पहुंचाने वाली बातचीत का हिस्सा बनने के प्रति आगाह किया गया है। युवाओं के लिए विशेष रूप से चिंताजनक हालात हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक असर हो रहा है। अकेलेपन और सामाजिक रूप से अलग थलग हो जाने के लिए अनेक कारक हैं, जिनमें खराब स्वास्थ्य, कम आय वाली शिक्षा, अकेले रहना, सामुदायिक ढांचे और सार्वजनिक नीतियों का अभाव शामिल है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण भी प्रवृत्ति बल पकड़ सकती है। वही सामाजिक स्तर पर जुड़ाव गहरा होने के लाभ जीवन पर्यंत हासिल किए जा सकते हैं। इससे सूजन में कमी आती है, गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने का जोखिम बढ़ता है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, लंबी आयु होने की संभावना बढ़ती है। रिपोर्ट में वैश्विक कार्रवाई के लिए नीति शोध, बेहतर आकलन व सार्वजनिक संपर्क को मजबूत करने की पैरवी की गई है, जिसके जरिए सामाजिक मानकों को नया आकार दिया जा सकता है और सामाजिक जुड़ाव के लिए नई मुहिम शुरू की जा सकती है।
तो ये थी आज दिन भर की प्रमुख खबरें। बिहार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक लोकतंत्र, अधिकार और सुरक्षा से जुड़े सवाल आज के घटनाक्रमों में छाए रहे। मतदाता सूची से जुड़े विवाद ने भारत के लोकतंत्र की नींव सार्वभौमिक मताधिकार पर बहस छेड़ दी है और ये बहस आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। इधर सोशल मीडिया की दुनिया में फर्जी और गुमराह करने वाली सूचनाओं के खिलाफ सजग रहने की जरूरत फिर एक बार रेखांकित हुई है। और WHO की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि अकेलेपन की समस्या अब सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि गंभीर स्वास्थ्य संकट बनती जा रही है। आपसे आग्रह है, सतर्क रहिए, सच जानिए और साझा कीजिए। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए हस्तक्षेप पर आवाज उस जनता की जो सवाल करना जानती है। फिलहाल मुझे अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।